नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। हमारे इस खास बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, खासकर चिकन के चटकारे लेते हैं, तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत का सवाल है। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। सावधान सावधान सावधान, आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर। बर्ड फ्लू से बच के 15 दिन पहले कौवे, मुर्गी, बत्तखों की ताबड़तोड़ मौत से सुपौल सहमा हुआ था। कई कौवे और दूसरे पक्षियों को पेड़ से तड़प कर गिरते हुए और छटपटाकर मरते हुए देखा गया था, लेकिन अब उस आशंका की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद इंतजाम शुरू हो चुके हैं। गड्ढा खोदा जा रहा है, बर्ड फ्लू से संक्रमित मुर्गियों को मारा जा रहा है, और यह सब कुछ हो रहा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, क्योंकि सुपौल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। छपकाही गांव के कुछ वार्डों से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ में बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण भारत सरकार के मानक के तहत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पशु माने पक्षी हैं, उसको जो है सो कलिंग करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ज्वाइंट आदेश निकाला गया। उसके तहत आज छपकाही 11 एवं 8, 9, 10 जितना भी यह है, इसमें जीवित पक्षियों को पकड़ के कलिंग किया जा रहा है। छपकाही गांव और आसपास के इलाके के 1 से 9 किलोमीटर तक के सभी गांवों को चिन्हित करने के लिए टीम बना दी गई है, ताकि समय रहते बर्ड फ्लू को सीमित दायरे में रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू क्या है और ये कितना खतरनाक है। दरअसल बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को माना जाता है, लेकिन ये इंसान से इंसान को भी हो सकता है। बर्ड फ्लू इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू वायरस के इंसान में फैलने की सबसे ज्यादा संभावना तब होती है जब व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है, और अगर यह वायरस किसी व्यक्ति को हो जाए तो यह संक्रमित से दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। और जानना यह भी जरूरी है कि बर्ड फ्लू से आखिर बचा कैसे जा सकता है। तो संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे हुए पक्षियों से। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं, परहेज करें। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई पर नजर रखें और संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं, और अगर किसी कारण जाना पड़े तो मास्क पहनकर जाएं। अगर आपको अपने अंदर बर्ड फ्लू के लक्षण महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से मिलें। लक्षण में बुखार है, कफ है, सिर दर्द है, यह बर्ड फ्लू के मुख्य लक्षण है। जाहिर है आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। तो बर्ड फ्लू के बारे में आप अब समझ गए। अब बात आंध्र प्रदेश में हुए हादसे की करते हैं, जिसका दर्द पूरा बिहार महसूस कर रहा है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में नालंदा के 4 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद नालंदा के कई गांवों में मातम पसरा हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। रो रो कर बेसुध होती ये अवधेश रविदास की पत्नी है। आसपास की औरतें ढांढस बंधा रही हैं, चुप कराने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर माथे का सुहाग जो उजड़ गया। अवधेश उन 4 लोगों में से एक है जो जिंदगी की गाड़ी खींचने आंध्र प्रदेश के एलुरु गए थे।
लेकिन केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने जिंदगी ही छीन ली और पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, पिता के आंखों के आंसू सूख गए हैं। दोनों बेटियों और बेटे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माँ रो क्यों रही है। वहाँ से फोन आया कि 10 बजे रात के फैक्ट्री में आग लग गया। उसके बाद बोला कि आग लग गया, तो फिर पूछे कि इसके अभी तो अवधि चार नहीं मिल रहे हैं। तो ये आध घंटा के बाद वहाँ जो लड़का थे ना, वही मैंने बताया कि अवधि चार मिल गए। हम पूछा कैसा है, कैसे अवधेश बाबू नहीं बचे। नालंदा के रामसन गांव में भी मातम पसरा हुआ है। 4 भाइयों में से एक मनोज कुमार भी आंध्र प्रदेश कमाने गए थे, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने जिंदगी छीन ली। पति की मौत के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कभी अपने दूध मुहे बच्चे का मुंह देखती है तो कभी दहाड़ मार कर रोने लगती है। मनोज की बहन का तो और बुरा हाल है। मनोज की बहन रोते रोते बेहोश हो जाती है। घर वाले पानी का छींटा मारते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका भाई छिन गया हो उसे होश आए तो कैसे। भी तो वो बता सका है, जो सुन रहे हैं बाबूजी, हम तो सुन रहे हैं कि हाँ कि जो काम कर गया है जहाँ पर वाला केमिकल वाला काम करता है, तब कैसे ब्लास्ट हो गया बेचारा के, जो तो आंध्रे कुल रह गया। तब ऐसे सब बात है। अब भी नहीं कनिया बोल रहे तो हम सुना ली तक बाप रे तो जुलूम कर घर बने हो रहा भाई। बहन एगो कुमार धैल है, अभी एगो बचली तक कौची करते। नरसंडा गांव की तस्वीर तो और ज्यादा रुलाने वाली है। फैक्ट्री के विस्फोट ने एक ही घर के 2 चिराग को बुझा दिया। कारू रविदास और सुभाष रविदास हादसे का शिकार हो गए। अब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जल गया 11 बजे रात में। अच्छा। लग गया। हाँ। जल गया तो हम लोग 4 बजे टहलने लोग कहा जाए कि तुमको बच्चा ऐसे ऐसे हो गया, जानते हैं तो कहवे ने क्या आके कि ऐसे ऐसे एक्सपायर कर गया। आंध्र प्रदेश में हुए केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में नालंदा के 4 लाल अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन ये जख्म इतना गहरा है जो शायद ही भर पाए। नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और आंध्र प्रदेश में हुए हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है और ट्वीट कर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के एलुरु के अक्की रेड्डी गुडेम में पोरस लैब में बॉयलर फटने का हादसा दुखद है। इस हादसे में बिहार के मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और हादसे में घायल हुए बिहार के मजदूरों को 50,000 रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। और चलिए अब खबर को समझ लेते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और यह धमाका कल रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ था। केमिकल लेबोरेटरी में गैस लीक होने और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हो गए। सवाल है कि क्या फैक्ट्री के मेंटेनेंस में लापरवाही बरती गई? क्या फैक्ट्री में मानकों का पालन नहीं किया गया? क्या खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा था? क्या फैक्ट्री के संचालन नियमों का उल्लंघन हुआ? और इन तमाम सवालों का जवाब लाजमी है, क्योंकि 6 लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगली खबर का रुख करते हैं। कभी आपने शमशान घाट में गाड़ियों की टाल देखी है? अगर नहीं देखी है तो आज हम आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां गाड़ियों की टाल के साथ साथ पुलिस का टाल मटोल रवैया दोनों दिखेगा। खुले आसमान में ऑटो, ट्रक और इतनी सारी गाड़ियां, 100 से ज्यादा धूल फाकती महंगी महंगी गाड़ियां, ट्रकों पर लदी कई कारें। जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी गाड़ियां सुनसान इलाके में लावारिस हालत में क्यों पड़ी हैं। हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे।
देखिए, थाने से जो गाड़ियां हटाई गई है उसे सीधे बांस घाट पहुंचा दिया गया है और बांस घाट पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है। जो भी गाड़ियां आप कल तक थाने के बाहर देख रहे थे, जिससे अतिक्रमण हो रहा था, सड़क जाम की समस्या बन रही थी, उन गाड़ियों को अब सीधे बांस घाट के बाहर जो है लगा दिया गया है। और चारों तरफ देखिए आपको कि जो कबार में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी नहीं हुई और सभी को बांस घाट में लगाया गया है। यानी यहां पर सुरक्षा के मायने अगर बताएं तो यहां एक भी चौकीदार आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटे भगवान भरोसे जो भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहां पर रहती है। दरअसल हाई कोर्ट की फटकार के बाद थाने के बाहर लगी गाड़ियों को हटा तो दिया गया, लेकिन बांस घाट स्थित शमशान घाट में लगा दिया गया। साथ ही गाड़ियों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहां आने वाले लोगों को मृतकों का दाह संस्कार करने में परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर टाल मटोल रवैये की वजह से शमशान घाट में गाड़ियों की टाल लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पुलिस ने नियमों को ताक पर रख दिया है। गाड़ी जब्त करने के बाद पुलिस उसे रिकॉर्ड में लेती है, बाद में कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाती है। जब्त वाहनों का सीजर बनाकर मालखाना में एंट्री होती है। सभी जब्त वाहन सुरक्षित रहते हैं। कोर्ट में केस खुलने पर जब्त वाहनों को पेश किया जाता है। केस फाइनल होने के बाद ही जब्त वाहनों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लावारिस वाहनों को एक निश्चित समय के बाद नीलामी का प्रावधान है। नीलामी नहीं होने की वजह से कई थाने में कबाड़ खाने की तरह ये गाड़ियां पड़ी हुई थी और थाने कबाड़ खाने की तरह तब्दील हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या पुलिस सभी नियमों का पालन करती है? जब्त गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? अगर गाड़ियां लावारिस हैं तो नीलामी क्यों नहीं हुई? जाहिर तौर पर यह पुलिस की लापरवाही है। और इधर अब बात करते हैं पीले सोने के काले कारोबार की। पटना से सटे बेहटा और मनेर में बालू के अवैध खनन कर रहे बालू माफियाओं के लिए एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की कार्रवाई में 12 जेसीबी मशीन, 8 मोटरसाइकिल, 1 राइफल और 22 मोबाइल सहित 35 अपराधी गिरफ्तार किए गए। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। बालू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। एक साथ पकड़े गए 32 अपराधी। पीठ के पीछे बंधे हाथ और पुलिस के पहरे में खड़े इन लोगों को देखिए। ये वो खनन माफिया हैं जिन पर प्रशासन का कोई खौफ नहीं। चंद घंटे पहले तक इस पूरे इलाके में इन्हीं का राज चलता था। ये लोग सरेआम दिन के उजाले में बड़ी बड़ी मशीनों से नदी का सीना चीर देते थे और चुरा ले जाते थे जमीन में गड़ा पीला सोना। जब कभी पुलिस ने इधर आने की हिमाकत की, तब इन लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से पुलिस का स्वागत किया। लोगों का कहना है जब हमारे पास रेड हो रही थी तो यहाँ पे कुछ फायरिंग की आवाज़ आई थी और उसमें कुछ भागने में सफल भी हुए हैं। कुछ लोग पकड़ाए भी हैं आर्म्स के साथ। आगे की कार्रवाई बड़े पदाधिकारी आदेशानुसार की जाएगी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पुलिस और एसटीएफ की टीम बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमनाबाद और मनेर के 84 इलाके में छापेमारी करने पहुंची। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी से आई थी। नतीजा ये हुआ कि बालू का अवैध खनन कर रहे 32 अपराधी एक साथ पकड़े गए। 10 पोकलेन मशीन, 8 मोटरसाइकिल, 1 राइफल, 6 जिंदा कारतूस और 22 मोबाइल भी जब्त किया गया। कई अपराधी मौके का फायदा उठाकर हथियारों के साथ भागने में सफल रहे। ये एक संयुक्त रूप से छापेमारी की गई जिसमें कि 32 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 10 पोकलेन जब्त किया गया है और 1 राइफल भी जब्त किया गया है। यह बिल्कुल होती रहेगी यह छापेमारी। ये बड़ी बड़ी मशीनें और हथियार बताने के लिए काफी हैं कि कैसे संगीनों के साये में बालू माफिया बालू की लूट करते थे, वो भी बिना किसी डर भय के। बालू माफिया की इस बेअंदाजी का पर्दाफाश न्यूज़ 18 ने 31 मार्च को ही कर दिया था। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि कैसे बिहटा मनेर के इलाके में बालू का अवैध खनन जारी है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो पटना जिले की है और ठीक हमारे सामने कई पोकलेन मशीन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये पटना जिले का एरिया है
जहाँ पर सुरौधा टापू जो है वहाँ पर बालू का अवैध खनन अभी दिन दहाड़े ये चल रहा है। और पोकलेन जो मशीनें हैं वो नज़र आ रही हैं आपको तस्वीरों में, देखिए पोकलेन मशीन की मदद से ये खनन जो है अवैध खनन ये चल रहा है। और न्यूज 18 की खबर के बाद खनन विभाग और पुलिस एक्टिव हुई। एसटीएफ की मदद ली गई और बालू माफियाओं को घेर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफिया को थोड़ी चोट तो जरूर पहुंची है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद बालू का अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर को समझते हैं। बिहार में बालू मोटी कमाई का जरिया है। अवैध तरीके से खनन कर माफिया इससे मोटी कमाई करते हैं। रोजाना माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सोन नदी में करीब 5000 से ज्यादा ट्रैक्टरों से तस्करी होती है। ट्रक से 350 करोड़ की तस्करी हो रही है। बालू माफिया रोजाना 8 से 10 करोड़ बिहार सरकार के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। सरकारी चालान के बाद भी क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा बालू लोड कर बेचा जा रहा है। इस खेल में भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बलिया, बक्सर समेत कई जिलों के माफिया शामिल हैं। और न्यूज 18 लगातार बालू की तस्करी की खबरें दिखाता है और हमारी खबर का असर ही है कि प्रशासन जागा है और बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी के तहत आज ये सब कुछ हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। आजादी के बाद देश की अगुवाई कैसे हुई, कैसे समय समय पर आई चुनौतियों से उस समय के प्रधानमंत्रियों ने देश को निकाला, ये सब जानकारी अब आपको किताबों के अलावा बड़े ही दिलचस्प तरीके से संग्रहालय के जरिए मिल सकेगी। कैसे, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। प्रधानमंत्रियों का जीवन प्रेरणा स्रोत। विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने खरीदा पहला टिकट। देश की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस संग्रहालय को बनाने का मकसद देश की युवा पीढ़ी और आने वाले पीढ़ियों को प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू कराना है। इसके लिए आजादी से अब तक के प्रधानमंत्रियों की जीवन शैली, उनके उपयोगी सामान और उनके फैसलों से जुड़े दस्तावेजों को संग्रहालय में संजोया गया है। ये संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में बनाया गया है। 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में तैयार किया गया है। दोनों ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और एनर्जी सेविंग का ध्यान रखा गया है। नेहरू संग्रहालय को बदलकर बने इस पीएम संग्रहालय में देश की आजादी के संघर्ष और आजादी के बाद प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 गैलरीज तैयार की गई है। इनमें महत्वपूर्ण पत्राचार, कुछ व्यक्तिगत सामान, उपहार, सम्मान, पदक, स्मारक टिकट और सिक्के, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के लिए दस्तावेज रखे गए हैं। साथ ही जानकारी को आसान और रोचक बनाने के लिए होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव स्क्रीन। प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई। प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम मोदी की परिकल्पना का हिस्सा है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश को समर्पित किया है। ये देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदानों के जरिए आजादी के बाद के भारत की कहानी बयां करता है, जिससे देश को आगे के लिए नेतृत्व, दूरदृष्टि, संवेदनशीलता और प्रेरणा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।